नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राखी पर बहनों के चेहरे पर मुस्कान, किसानों को राहत की सौगात और निवेश लाने विदेश निकलेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी हां, आज मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। बहनों को 1500 रुपए की राखी सौगात, किसानों को जल कर पर राहत और निवेश के लिए स्पेन दुबई की उड़ान। लेकिन क्या ये राहतें राजनीति से प्रेरित हैं या विकास की ईमानदार चाल? सवाल भी है और विपक्ष की चुनौती भी। तो बहस आज इस पर, बहनों को बंधन में राहत, सीएम की विदेश उड़ान का विकास मंत्र। लेकिन उसके पहले एक नजर इस स्पेशल रिपोर्ट पर। राज्य सरकार ने लाडली बहनों को आर्थिक सहयोग देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 12 जुलाई को 1,27,00,000 बहनों के खाते में 1500 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि लाडली बहना योजना के अंतर्गत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये केवल सहायता नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। वहीं कैबिनेट ने सिंचाई जल कर से जुड़े किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 35 लाख किसानों की बकाया जल कर पर लगा 84.17 करोड़ रुपए का दंड और ब्याज दोनों माफ कर दिया गया है। हालांकि किसानों को मूलधन देना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। उनका उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश लाना और वैश्विक कंपनियों से भागीदारी सुनिश्चित करना है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि लुधियाना में 15,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पहले ही मिले हैं। अब सरकार की नजर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों पर है। लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हुआ है 7 जुलाई को। 400 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। सरकार के फैसलों को लेकर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राखी से पहले बहनों को दी जा रही राशि सिर्फ एक दिखावे का दांव है, न कि महिला सशक्तिकरण की कोई ठोस नीति। किसानों को जलकर पर दी गई राहत को भी कांग्रेस ने छलावा बताया। कांग्रेस ने कहा कि जब मूलधन ही देना है तो माफी किस बात की। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के दुबई और स्पेन दौरे पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपने जो है ब्याज माफ करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऋण माफ, तो ऋण माफ जब मूलधन वापस मांग रहे हो तो ऋण माफ कहाँ से हो गया? तो सरकार जो है को जुमलेबाजी से बचना चाहिए। स्पष्ट कहो ना कि हम ब्याज माफ़ी कर रहे हैं, तो ब्याज माफ़ी तो बैंक की पॉलिसी है। जो वन टाइम सेटलमेंट जो है बैंकों की जो नीति है, तो उसमें सरकार क्या कर रही है? दूसरी चीज़ ये है कि जो बहनों को 250 रुपये राखी पे दे रहे हैं, तो बहनों को बहुत बधाई है रक्षाबंधन की, लेकिन वादा तो 3,000 का था, वादा तो 1500 का था। तो केवल जो है एक त्यौहार पर जो है 250 रुपये दे के और आप अपने वादे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उचित थोड़ी है। एक तरफ बहनों को राखी का तोहफा है, किसानों को राहत की घोषणा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का निवेश लाने के लिए विदेश दौरा। सरकार कह रही है कि ये फैसले जनकल्याण की दिशा में मजबूत कदम हैं। वहीं विपक्ष इन घोषणाओं को चुनावी तैयारी और जनभावनाओं से खिलवाड़ बता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं जनता की जरूरत हैं या सत्ता की रणनीति? क्या ये फैसले स्थायी बदलाव लाएंगे या सिर्फ तात्कालिक संतोष देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो नीति या राजनीति, ये बड़ा सवाल है कैबिनेट के फैसलों के बाद, क्योंकि सरकार इन्हें कहीं ना कहीं जनहितैषी बता रही है तो विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है, कह रही कि
कहीं ना कहीं जो वादा था वो तो पूरा नहीं हुआ, फिर किस तरह से स्वागत योग्य फैसला इसे हम कह सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवेश गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रवेश गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश गौतम जी, सरकार तो स्वागत योग्य कदम कैबिनेट के तमाम फैसलों को बता रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ, फिर किस तरह से स्वागत योग्य फैसला ये हो सकता है। लेकिन इस पर हम आपसे जरूर चाहेंगे कि आपका विश्लेषण क्या कहता है। लेकिन उसके पहले अजय धवले जी का मैं रुख करना चाहूंगा। अजय धवले जी, सरकार के ये जो फैसले हैं कितना जनहितैषी इन्हें माना जाए, वो भी तब जब विपक्ष का इस पर आरोप यह आ गया है कि आपने वादा तो कुछ और किया था, लेकिन अब फौरी तौर पर जो राशि दी जाएगी लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से आप देखते हैं इसे? अमित जी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष हमने विधानसभा के 2023 के चुनाव के पूर्व जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों की पूर्ति का हमारा यदि आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो जो जो संकल्प हमने लिए उन संकल्पों को हम हमेशा से पूरा करते रहे। मध्य प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता अपने आप में, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गौरवान्वित भी मानती है कि विगत 20 वर्षों के हमारे संकल्प उठाकर देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश के लिए संकल्प लिए थे वो सारे पूरे हुए। और उसी कड़ी में 2023 में ये जो लाडली बहनाओं को राशि 3,000 देने का संकल्प है हमारा, वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये राशि बढ़ते 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 2028 तक इसको हम 3,000 तक के लेके जाएंगे। ये वही कांग्रेस है जो आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, वही कांग्रेस है। 2023 का विधानसभा चुनाव जैसे ही हुआ, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से एक बंपर मैंडेट मिला, ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ में हमारी पुनः सरकार बनी और कांग्रेस 64-65 सीटों पर सिमटी। ये कांग्रेस वही चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि ये योजना चुनाव खत्म होते ही, परिणाम आते ही बंद हो जाएंगे, लेकिन अनवरत रूप से लाडली बहना शुरू है। 1,27,00,000 बहनों को जो प्रतिमाह उनके सम्मान की राशि है वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से प्रतिमाह एक निश्चित तारीख को उनको दी जाती है। अभी क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, पिछले वर्ष भी रक्षाबंधन के त्योहार को मुख्यमंत्री जी ने तब भी कहा था और आज भी कह रहे कि बहनों के सम्मान के प्रति हमारा उनको ये रक्षाबंधन का जो नेग है ये मिलेगा। और उसके बाद दिवाली से भी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की वो भी चालू होगी। आप प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं जो अपने संकल्पों को पूरा करते हैं। ये वही कांग्रेस आप जिसको प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, जिन्होंने घोषणाएं की, जिनका वादा खिलाफी और विश्वासघात का इतिहास रहा और मध्य प्रदेश की जनता ने इसी और वादा खिलाफी और विश्वासघात की वजह से आज उन्हें विपक्ष में बिठाया। 2018 में हमसे कुछ सीटें आगे थे, वोट शेयर में भले हम इनसे थोड़ा सा आगे थे, लेकिन कुछ सीटें हमसे अधिक होने की वजह से इन्होंने सरकार बना ली थी। उस सरकार का क्या हुआ हमने देखा है। ठीक है, इनके विधायक छोड़ गए, उसके बाद में 2023 का विधानसभा चुनाव होता है। ये इतनी खरीद फरोख्त की सरकार का यदि आरोप लगाते थे तो 2023 में मध्य प्रदेश की जनता इसी कांग्रेस को फिर से बहुमत दे देती, क्योंकि कांग्रेस कहती थी कि हमारी सरकार चुरा ली गई। आज विषय ये आ रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी सुशासन देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में उनकी कैबिनेट प्रत्येक सप्ताह ऐसे मध्य प्रदेश के विकास के लिए नित नए नियम और नित नए निर्णय ले लिए। आज ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने बिजली विभाग में जो लगभग 50,000 के आसपास पदों की सृजन की बात आई, 77,000 तक के नए सरकारी पदों को बढ़ाने की बात हुई है, आधारभूत संरचनाओं के विकास की बात हुई है। होटल लेक व्यू जो मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा प्रतिष्ठित होटल है, उसको पीपीपी मॉडल पे विकसित करने की बात आई। 66 नए आंगनबाड़ी विकास की बात आई है। कैंपा के फंड से हमारे जो वन क्षेत्र है उसके विकास की बात आई है। ये सारे ऐसे समग्र विषय हैं जो किसी भी सरकार को चलायमान रखते हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस अप्रासंगिक होने की वजह से प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करेंगी और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ में जो कांग्रेस को उनकी वादा खिलाफी और विश्वासघात का जो परिचय के रूप में उन्होंने जो परिणाम दिया है उससे कांग्रेस उभर नहीं पाई। इसलिए इस प्रकार की आज हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश को बदनाम करने वाली राजनीति कांग्रेस। इस पर चौधरी जी आपसे जवाब लूंगा, क्या वाकई ये प्रदेश को बदनाम करने वाली राजनीति है? क्या चिंता सिर्फ लाडली बहनों को रुपए की जो राशि है उसे लेकर कांग्रेस की है, या फिर जो दूसरे भी पहलू हैं इस पूरे कैबिनेट के फैसले को लेकर उसे भी आप अप्रासंगिक मांगते हैं? क्योंकि बहुत सारे विषय इसमें सामने आए। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं कि जैसे ब्याज का दंड माफ कर दिया जाएगा, राशि नहीं ली जाएगी, हालांकि मूलधन तो देना ही होगा। पहली बात तो ये है कि अजय धवले जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुद्दे को कैसे भाजपा वर्सेस कांग्रेस बना देना है, बड़ा शानदार तरीके से अजय जी ने खेला है। क्योंकि मैं आज मुद्दों की बात करने बैठी हूँ, कैबिनेट फैसले मुद्दों की बात पे होने चाहिए। तो कल नीलम पार्क भोपाल में महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती घोटाले पर बहनों ने आंदोलन की। अजय जी से मैं पूछना चाहूंगी, लाडली हैं या नहीं वो आपकी?
या फिर उसमें भेदभाव होता है। जी। मैंने आज उस आंदोलन से जुड़ी एक बहन से बात की और 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर अपने पति की मेहनत की कमाई को बड़ी मुश्किल से जो कमाई जाती है उसको लगाकर इंदौर में उन्होंने 2 साल पढ़ाई करी। 8 साल बाद आई महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती में 100% और 99%। जिस बहन से मैंने बात की उन्होंने 99% अंक पाए और भी इसकी पूरी लिस्ट है, आंकड़े हैं। इनका सिलेक्शन नहीं होता है और इससे कम नंबर वाली बहनों का हो जाता है। सवाल, अगर बहनों को आप रोजगार देना लाडली तो वो नहीं, अगर 1250 में 250 रुपए रक्षाबंधन का तोहफा जिसमें मिठाई नहीं आती है ढंग से, वो देकर अगर अपनी आप पीठ थपथपा ले रहे हैं, तो वो बहन जो पढ़ी, जो सुशिक्षित भी है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी बहनों का आधी आबादी का बराबर हक है, लेकिन जो अपने दम पर जो कमाना चाहती है, इस महिला बाल विकास विभाग की सेवा करना चाहती है, उसको धरना आंदोलन करना पड़ा। पता है आज उसने मुझसे क्या कहा? उस बहन ने, उसने कहा, मतलब वो शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। उसने मुझसे कहा, दीदी सीएम साहब तक किसी भी तरह आवाज पहुंच जाए, नहीं तो मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आप इतनी जल्दी आप निराश नहीं हो सकती। उसने कहा कि दीदी क्योंकि मैंने 2 साल तक जो भुगता है वो मैं ही जानती हूँ। तो ये तो एक कहानी है। अब मैं आपको बताती हूँ इससे जो इस मुद्दे पर एक और आंकड़ा, 1200 पद खाली। अभी धवले जी ने वो बिजली विभाग के पद सृजन की बात, मैं उन पद सृजन और जो भर्तियां निकलती उसके घोटाले कैसे होते हैं वो भी इसमें आ जाएगा, इसलिए अपनी पीठ थपथपाना बंद कीजिए। 1200 पद आरटीआई के जवाब में आते हैं कि 1200 पद निकले थे महिला पर्यवेक्षक घोटाला जो भर्ती में, और उसमें से निकले नहीं, 1200 थे खाली, उसमें से सिर्फ 660 निकले गए। 540 के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? और 20 साल का। बहनें और उन बहनों से सेवाएं प्राप्त करने वाली ग्रामीण क्षेत्र की बहनें, ये लाडली नहीं है आपके लिए। और 250 रुपए देकर रक्षाबंधन पे झुंझुना, वो जो 3000 देने वाली वादा खिलाफी पे तो हम बहुत डिबेट कर चुके हैं, तो मैंने सोचा आज ये बात कर लेते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, किसानों की बात कर रहे हैं आप। वो किसान जो प्रदेश भर में करहा रहा है, वो किसान जो नकली बीज, नकली खाद के लिए आपको हर रोज आंदोलन करना पड़ा, आप ही की सरकार से, आप ही के से जो आनुषंगिक संघ है वो धरना देते हैं, हमारे किसान धरना देते हैं। एक और बात है, आप कह रहे हैं कि 8 लाख क्विंटल आपने जो अपना जो डिमांड है केंद्र को भेजी इसी कैबिनेट फैसले में, आपको नहीं पता था, आपकी सरकार को नहीं पता था, आपके कृषि विभाग को नहीं पता था कि हमारा रकबा बढ़ रहा है, हमारा ये एक्सपेक्टेड है, आता है। आई थिंक मुझे इससे ज्यादा जो आप किसान भाई सीधे आपको बता देंगे कि ये पता था कि ये होना है, लेकिन आपने तैयारी नहीं करी। एक दिन के लिए जब किसानों को अपनी फसल को रखना पड़ता है, वेयर हाउसेज में क्या घोटाला हो रहा है, वेयर हाउसेज में उनको क्या चार्जेस देने पड़ रहे हैं, वहां तक लाने में, इस दुर्दम बारिश में, बाढ़ के मौसम में 5 घंटे की लाइन, हरदा का दृश्य वायरल हो रहा है। ऐसे पूरे प्रदेश के किस्से हैं जहां किसानों को नकली खाद, डीएपी लिखा हुआ है डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम पर, लेकिन डीएपी है नहीं, वो डबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी फर्जीवाड़ा। तो सवाल ये है कि अपनी पीठ थपथपाने के पहले सिस्टम्स को सुधार लीजिए। एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी अच्छी बात की गई कि 13 से 19 जुलाई को हमारे प्रदेश के मुखिया दौरे पर होंगे। मैं बस ये कहना चाहूंगी, मोदी जी से लगता है बहुत प्रभावित चल रहे हैं। प्रदेश डूबा हुआ है बाढ़ में, और आप इस बाढ़ में डूबे प्रदेश को छोड़कर जनता के टैक्स के पैसे पर, वैसे तो बहुत काला बाजारी घोटाले वाली सरकार है, उसको लेकर उड़ रहे हैं आप। लेकिन चलिए अगर उड़कर लौटकर जमीन पर धरातल पे कुछ लेके आते तो हम तथ्यों आंकड़ों की बात कर लेते, लेकिन उस पे भी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं कि ऐसी विदेश यात्राओं से जमीन पर क्या मिल रहा है प्रदेश को। 38 लाख जो आपने जॉब क्रिएशन कहा था पिछले, आई थिंक इसमें मैं अभी मुझे याद आ रहा है, इस पर चर्चा कर चुकी हूँ एक बार, कि 38 लाख जॉब क्रिएशन की बात की गई थी और 38,000 क्रिएट हुए हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। तो क्या है कि समय देखकर और जनता की भावनाओं को समझकर, किसानों की आवाज को, बहनों की बराबर रूप से आवाज को सुनकर अगर आप काम करेंगे तो आप संवेदनशील सरकार कहलाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आरोप कांग्रेस ने लगाए, सिलसिलेवार में इसका विस्तार से जवाब लूंगा धवले जी से। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी का रुख करेंगे। प्रवेश गौतम जी, क्या वाकई आज जो कैबिनेट के फैसले आए हैं ये सिर्फ कागजी हो जाएंगे, आंकड़ों में ही होंगे, या फिर धरातल पर आप मानते हैं कि कोई असर इसका आप देखने को मिलेगा? देखिए, जो लाडली बहनाओं को इन्होंने कहा 1500 रुपए देंगे, वो तो धरातल पे आएगा जी, उसमें सरकार पिच नहीं कर सकती। बाकी रही बात मूंग खरीदी की, किसानों की समस्याओं की या ब्याज माफी की,
जी। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है, आप भी अपने घर पे जब बारिश होती है जी जी उसके पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, यदि लीकेज है तो उसको सुधार लेंगे। अब कहते हैं सिर्फ आप बिल्कुल बारिश शुरू हुई और आप उसके बाद एक्टिव हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे सड़कों के गड्ढे, बिल्कुल, हाँ। सरकार तभी जागती है जब बारिश में गड्ढे दिखते हैं, हालात कुछ वैसे ही है। तो बहुत ज्यादा मुझे धरातल पे ये उतरते नहीं दिख रहा है। मोहन यादव जी फाइट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी इमेज बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा। उनके सामने बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर उनको आना है। तो कैबिनेट में भी उनका प्रयास ये रहता है कि मैं किस तरह आऊं, किस तरह लोगों से, जो पुराने नेता है उनके आगे बढ़ूं। तो उसको लेके जरूर ये प्रयास किया गया। लेकिन एक ही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जब कहा कि बिजली विभाग में हम पद सृजित कर रहे हैं 77,000 से ज्यादा, तो अच्छी चीज है, प्रयास करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि पिछले 3 सालों में या पिछले 4 सालों में भाजपा की सरकार रही है, कितने पद सृजित होने की घोषणा हुई और कितने भरे हैं, ये आंकड़े आज तक एक पहेली है। और जहां पे हुआ भी वहां पे या तो परीक्षा रुक गई या आरक्षण का कोई मुद्दा आ गया या कुछ भी एक्सवाइजेड हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो जमीनी या धरातल में ये सब आने वाले अभी नजदीक नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है मुझे। मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी बात हो रही है विदेश यात्रा को लेकर, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। पर ये विदेश यात्रा बेसिकली मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं मोहन यादव जी। मोदी जी स्पेन गए थे, वहां पे उन्होंने बात की, दुबई में बात की। दुबई नो डाउट, भारत दुबई में सबसे बड़ा, मतलब देखा जाए तो दुबई का सबसे बड़ा निवेशक भारत कहलाता है, शायद टॉप 2nd नंबर पे आता है। तो वहां जाके वो क्या लेके आएंगे ये तो समय बताएगा। दूसरा, स्पेन को हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इस पर ध्यान देने लायक जरूरत है कि ये जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है FDI आएगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है, उसके उद्योग यहाँ लगेंगे। लेकिन जब ये आंकड़े में देश भर के देखता हूँ तो सबसे ज्यादा जो FDI आता है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। उसका जो रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में अभी भी कम है। और इसके पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट्स हुई और भी बहुत कुछ हुआ, उनके आंकड़े अभी भी पूरी तरीके से सामने नहीं आए हैं। आप भले करोड़ों रुपए अरबों रुपए की बात कर ले कि हमने एक सहमति बनाई, लुधियाना गए, पर सवाल यह है कि धरातल पे कितना उतर रहा है, वो नहीं उतर रहा, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस है। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इशू है और स्किल्ड मैन पावर भी एक बहुत बड़ा इशू है। यदि आप भी यदि अपने आसपास किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप होते देखेंगे तो जब उसकी हायरिंग की बात आएगी, स्वाभाविक बात है एक्सपीरियंस लोग चाहिए होंगे। तो बट ऑब्वियस है कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, यहाँ से एक्सपीरियंस लोगों को लाना होगा, तभी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें जो मेजर रोजगार मिलता है वो नॉन स्किल्ड लेबर्स को यानी मजदूरों को मिलेगा, वो मैं मान सकता हूँ कि कुछ हद तक लोगों को रोजगार मिल सकता है। पर अब यही बात आती है लाडली लक्ष्मी योजना की। इस तरह की जो योजनाएं चलती हैं लोगों को ये अकर्मण्य बनाती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। आपके घर में यदि कोई एक मेड है और वो मान लीजिए आपके कैंपस में 10 घरों में काम कर रही है, उसको 1500 रुपए फ्री के मिलेंगे या 3000, तो 10 घर घटा के वो 5 कर देगी, यानी मैन पावर शॉर्टेज होगा। यही 1500 रुपए आप जो देना चाहते हैं, 3000 जो भी आपका फिगर है उसको दीजिए, लेकिन उसको रिवॉर्ड के रूप में दीजिए। जैसे मनरेगा, कांग्रेस के समय एक योजना आई थी मनरेगा, वो भी लगभग ऐसी योजना थी कि हम पैसे देंगे ग्रामीणों को ताकि वो खर्च कर पाए और भारत की अर्थव्यवस्था चले। अर्थव्यवस्था बड़ा मैटर है, जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तभी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही होता है। तो ये जब मनरेगा आया था तो उससे मैं, ठीक है स्कैम्स हुए तो वो एक सेकेंडरी पार्ट है, पर प्राइमरी उसमें कई लोगों को रोजगार भी मिला था और वो काम करके पैसा कमाते थे तो एक स्वाभिमानी बनते थे। लेकिन अभी जो फ्री में ये जो बांट रहे हैं ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। और मोहन यादव जी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी छवि को शिवराज जी से बड़ा करने की या बाकी जो पॉपुलर नेता है उनसे ऊपर आने की। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मोहन यादव जी के जो कैबिनेट के फैसले हैं धरातल पे कितने उतरते हैं और लोग इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि किसानों के लिए अभी भी बहुत समस्या है। खाद अभी भी कई जगह नहीं मिल रही, समय पे नहीं मिल रही, वेयर हाउस में अनाज खाली है लेकिन बाहर पड़े सड़ा दिए जाते हैं। उसके पीछे भी एक बहुत अलग कहानियां मंत्रालय के गलियारे में आपको सुनने को मिलेंगी। जवाब ले लेते हैं कौन से माफिया काम करते हैं जी। बिल्कुल अजय धवले जी, आपने दोनों पैनलिस्ट को गौर से सुना और एक बात जो यहाँ पर सामने आई, जैसे कि प्रवेश गौतम जी कह रहे हैं कि कैबिनेट के फैसले आंकड़ों पर तो बहुत बात होती है और पहले भी कई घोषणाएं हुई, लेकिन देखना होगा कि जमीन पर कितने कारगर हैं। और दूसरी बड़ी बात जो प्रवेश गौतम जी ने कही है कि क्या मुख्यमंत्री के सामने भी चुनौती है खुद को साबित करने की, अपने से बड़े नेताओं के पार होने की, तभी क्या इस तरह के बड़े फैसले ले लिए जाते हैं? जी
देखिए अमित जी, हम पॉलिटिकल डिबेट में बैठे हैं तो प्रत्येक पैनलिस्ट का अपना अपना एक आकलन हो सकता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका आकलन कर सकता है। प्रवेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका एक आकलन हो सकता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको अपने आप को बेहतर सिद्ध करने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है राजनीति में जो व्यक्ति आता है, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्ति राजनीति करता है, उसे पता है कि ये पद कोई स्थायी नहीं होते, हमें एक कार्यकर्ता के रूप में दायित्व मिलता है। निश्चित रूप से अच्छा करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, और नहीं अच्छा करेंगे तो संगठन और कोई दायित्व देगा। विषय ये आता है कि जो दायित्व आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को संगठन ने दिए हैं, वो समर्पण भाव से उसका निर्वहन कर रहे। एक सामान्य सा कार्यकर्ता विधायक के रूप में अच्छा काम करता है, प्रदेश का मंत्री बनता है, प्रदेश का मंत्री से एलिवेट होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। आज आप यही देखेंगे कि आज हम कोई कांग्रेस नहीं है कि आज जब पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करने के लिए हमारी मानसिकता बनेगी या नहीं करेंगी। मध्य प्रदेश की जनता ने जो विश्वास दिलाया है, विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास दिलाया है, और ये हमारी सरकारों के आंकड़े कि हम बेहतर करते हैं, इसलिए बार बार जनादेश हमारे पक्ष में होता है। आज विषय यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की करते, जब मुख्यमंत्री जी विदेश में जाते तो प्राइमा फेसी एक इंटेंशन होता है, जिसको हम कहेंगे कि बोनाफाइड इंटेंशन। चाहे कर्नाटक की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, उन स्टेट की अपनी अपनी जो प्रोज है, जिसको हम कहेंगे कि उनकी अपने बेनिफिशियलिटीज है, जिसको इन्वेस्टर देखता है, वो पोर्टेबल लैंड वहां पे नियर बाय ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होता है, नियरेस्ट पोर्ट एरियाज है। मध्य प्रदेश के साथ में अपनी कुछ कॉन्स है कि हम लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन हमारी जो कुछ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पास में पोटेंशियली जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो अन्य राज्यों से अधिक है, हम उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर पाए, हमारे रिसोर्सेस को किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर पाए। मुख्यमंत्री जी के आप देखेंगे कि पूरे विगत वर्ष भर के प्रयास रहे, चाहे इंटरेक्टिव सेशन की बात हो, विभिन्न शहरों में जाके रोड शोज की बात हो, अभी हाल ही में सूरत का इंटरेक्टिव सेशन और लुधियाना का इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें जो हमारा कॉटन मैन्युफैक्चरिंग है उसको टेक्सटाइल हब के रूप में कैसे विकसित कर सकते। वेल इंटेंशन के साथ में यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो मुझे लगता है उसके प्रयास निश्चित रूप से धरातल पर उतरेंगे। यदि शुद्ध रूप से उन्हें राजनीति करनी होती तो देखिए, राजनीति करने के लिए, चमकाने के लिए ऐसे अनेक अवसर आते हैं। आप अच्छे पॉलिटिकल भाषण दीजिए, आपकी राजनीति चमकेगी, लेकिन एक अच्छा दायित्व तभी आप निर्वहन कर पाएंगे जब प्रदेश की जनता के प्रति आप उत्तरदायी रहेंगे। मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी ने बहुत सारे आंकड़े गिनाए, आंकड़े गिना के लिए हम 50 वर्षों के आंकड़े गिना सकते हैं कि जिन्होंने देश में 50 वर्षों तक के शासनकाल किया, आज वो प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने अपनी कर्तव्यपरायणता की वजह से सरकारें बनाई और बार बार उन सरकारों को रिपीट किया है। हम कोई कांग्रेस नहीं कि एक बार सरकार बना ली फिर से वापस में देश की जनता ने विपक्ष में बिठाया कि सरकार आने देने का कोई नाम नहीं ले। तो हमने अच्छे काम किए होंगे, मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है, देश की जनता को विश्वास है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिलता है इस बात के प्रति इंगित भी करता है कि हमने जो संकल्प लिए, हमने जो वादे किए, उनको पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। आज विषय आपने बहुत सारे विषय किया कि मध्य प्रदेश के किसानों की खाद की समस्या हो या मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी का विषय हो। देखिए, हर अच्छी चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, और सरकारें शुरुआत करके उसको एक हम कहेंगे कि वेल विद इन द टाइम फ्रेम उसको अपनी पूर्णत्व की तरफ लेके जाना, ये भी हमारा प्रयास होता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार जो संकल्प लिए हैं, जो घोषणाएं की हैं, जो वादे किए हैं, उसकी पूर्तता के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्धता के साथ में 24/7 हर्षनिश काम कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को भी राजनीति करनी है, और तो निश्चित रूप से कांग्रेस राजनीति करें, हम स्वागत ही करेंगे, लेकिन प्रदेश के हित में यदि इनकी राजनीति से कुछ वैल्यू एडिशन होगा तो प्रदेश का भी बेनिफिशियल होगा, नहीं तो कांग्रेस का भी बेनिफिट नहीं होने जा रहा, ना इनके नेतृत्व का बेनिफिट। जी, इस पर चौधरी जी, प्रदेश के बेनिफिट की जहां तक बात आ रही है, क्या कांग्रेस नहीं मानती कि इतने फैसलों में एक भी फैसला जो है वो जनहितैषी साबित हो सकता है आज की कैबिनेट का? देखिए, जब घाव बहुत बड़े होते हैं तो कहते हैं ना, प्रोपोर्शनेट उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए। उसका जो घाव बहुत बड़ा है और आप गोली खिलाकर अगर उसका समाधान खोजने की बात कर रहे हैं, तो हमारे सवाल डेफिनेटली धावले जी ने बहुत शानदार बात कही कि प्रदेश के हित में एक सकारात्मक विपक्ष, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है कि देखिए, इसे भी सुधारने की जरूरत है, इसकी ओर जनता की आवाज को पेश करना, वही काम कर रहे हैं। तो मैंने जो अभी चर्चा की, और मैं इसके अलावा भी इस पे घंटों चर्चा हो सकती है, और हम उठाते भी रह रहे हैं समय समय पर ये बातें कि आप अपनी कैबिनेट के फैसले को जमीनी धरातल पर उतारने का जो इकोसिस्टम है, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, उसमें इतना भेदभाव है, अगर उसे सुधार लें आप और उसके पहले इवेंट मैनेजमेंट और पीठ थपथपाना जैसी चीज ना करें, तो मुझे लगता है कि जनता का सर्वोत्कृष्ट हित उसी में है, सबसे ज्यादा हित उसी में है। यही मैं कहना चाहती हूँ, यही हमारा कहना है। और दूसरी जो आपने आज की कैबिनेट स्पेसिफिक फैसलों की जब हम बात करें, आज के फैसलों की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक रेगुलर बेसिस पे चीजें होती हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन
जब जो मुद्दा उठ रहा है, जो सवाल है, क्या आप उसके जवाब में आप ला रहे हैं मूलधन आप माफ नहीं कर रहे हैं, उसके जवाब में ब्याज माफी करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो वही मेरा कहना है कि हम तब बात मानेंगे जब आप किसानों की, आप महिलाओं की इन बातों को दरकिनार करके करे बिना अपना इवेंट मैनेजमेंट करके अपनी पीठ थपथपाना बंद कर और एक्चुअली जनता की आवाज। जी प्रवेश गौतम जी, क्या वाकई ऐसा होता है मध्य प्रदेश में? आप देखते हैं कि फैसला छोटा होता है लेकिन वाहवाही बड़ी लूटी जाती है, और खासकर कैबिनेट के फैसलों की हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में कहां पर आप देखते हैं परेशानी आती है कि हर बार कैबिनेट फैसले तो दे देती है लेकिन कुछ समय बाद जब इसका एनालिसिस करते हैं तो उस तरह का रिजल्ट हमें नहीं दिखता ग्राउंड पर। देखिए, बहुत बेसिक बात है कि हमारे सीएम साहब, नो डाउट उनकी इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव है स्टेट के प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बट एग्जीक्यूशन कौन करता है? हमारा वर्कफोर्स, ब्यूरोक्रेसी या जो अदर हमारे पास मैन पावर है जी, तो क्या वो सही काम कर रहे हैं? अब जैसे अब मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको जी। हमारे प्रदेश में कॉपर निकलता है, बॉक्साइट निकलता है। अनफॉर्चुनेटली कॉपर की कोई मैन्युफैक्चरिंग या उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे पास मेजर नहीं है। सीएम साहब इस पे काम क्यों नहीं करते? और ये बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में शायद दूसरा राज्य है जिसके पास रेशम की चारों वेराइटी अवेलेबल है जी जी। पर आप यदि उसको देखेंगे पिछले 10 सालों 15 सालों के आंकड़े, तो वो उसमें कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसको डेवलप नहीं कर पाए। आपके घर में जो है उसको डेवलप करने के आप प्लान बनाएंगे तो शायद सक्सीड हो, अदरवाइज आप बाहर से किसी को भी बुला लें। जो अभी धवले जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस है कि हमारे पास पोर्ट नहीं है। हाँ। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में ड्राई पोर्ट अवेलेबल है और ड्राई पोर्ट इज एज गुड एज सी पोर्ट, उसमें कोई अंतर नहीं है। कस्टम क्लियरेंस डायरेक्ट मंडीदीप में हो जाती है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। बट एमपी जो है लॉजिस्टिक्स या मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसलिए आइडियल लोकेशन होती है कि यहाँ से इंडिया के चारों तरफ आप बहुत इजीली और कम समय में पहुंच सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वही बात है कि एग्जीक्यूशन कैसे हो। हमने ऊपर सोच लिया कि हम 10वां नाला अच्छा बनाए, पर हम बेस की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में जो अवेलेबल है उसको हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। यदि हम उसको खड़ा करेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट यदि मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप रिड्यूस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, तो नो डाउट कोई भी इंडस्ट्री होगी वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगी। इस पे बात नहीं होती। हाँ, मोहन यादव जी मीडिया मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट या यूं कहूं हेडलाइन मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस्ड है, ऐसा मुझे लग रहा है पिछले 1.5 सालों में देख के। अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट उनकी कई बातों का अमली जामा नहीं हो पाया, चाहे वो संदीपनी विद्यालय हो या जो भी अन्य चीजें हो। पर मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जिस लाइन पे चल रहे हैं उनकी वर्कफोर्स या ब्यूरोक्रेसी उनको सपोर्ट करे, सही डेटा प्रोवाइड करे, झूठ नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारा जो वर्कफोर्स है मध्य प्रदेश में अधिकारी या कर्मचारी, वो राज्य सरकार को झूठे आंकड़े देने के लिए जानी जाती। इसका उदाहरण यदि छोटा सा आपको देखना हो तो आप ये अपने लोकपत ऐप में गड्ढे की शिकायत डाल के देख लीजिए, तो जब आप खुद समझ जाएंगे कि ऊपर तक क्या एस्केलेट होता है। 90 डिग्री ब्रिज वाला फैक्टर तो अभी सबको पता ही है, इसमें कोई छुपा नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त हुई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो कर्ता धर्ता है, यानी जो मैं कहूँ सीएम साहब या जो भी कंसर्निंग हमारे जनप्रतिनिधि है, वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाते कि असली में हो क्या रहा है। और अधिकारी सही बात ऊपर बताते नहीं है। उनका एक एम होता है अधिकारियों का यूसी का मतलब होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। केंद्र से अभी मूंग खरीदने के लिए बजट मांगेंगे, उसको किसी तरह कंज्यूम करना है, चाहे सड़ा गला खरीदे या जो भी करे या आंकड़ों की हेराफेरी करे। हमको बजट कंज्यूम करना है, सिर्फ इसी पर फोकस होता है। जब तक ये फोकस चेंज नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी अपनी टीम को या ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को ये चीज नहीं समझा पाएंगे कि अपना फोकस इससे चेंज करिए, तब तक ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट या हेडलाइन मैनेजमेंट तक ही सीमित है। बिल्कुल, फोकस इसी पर होना चाहिए कि हम फैसले ले रहे हैं कैबिनेट में, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना ग्राउंड पर उसका हो रहा है, एक पूरा जो सिस्टम है उसे चैनलाइज करने की जरूरत यहां पर देखने को मिलती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।